Good morning, everyone. Welcome to News Forum. Today, we'll be discussing some important news articles. The first article is JNK Delimitation Panel begins work. जो JNK लेजिस्लेटिव असेंबली होने वाली है उसकी जो इलेक्शंस होंगे वो तभी हो पाएंगे जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. जो लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स वो अर्लियर पैटर्न्स पे हुए थे बेस्ड ऑन 2011 सेंसस. जो पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन 2002 एंड 2008 उसमें जो JNK है उसकी असेंबली सीट्स की डिलिमिटेशन नहीं हुई थी बिकॉज जो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स होनी थी वो JNK कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर थी और उसका एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था. तो ये तो न्यूज़ है, अभी डिलिमिटेशन होनी है, फिर उसके बाद पता चलेगा कैसे हुई है क्या हुई है जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी. लेकिन जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया deals with the readjustment and the division of each state into territorial constituencies, both parliamentary constituencies and assembly constituencies. और जो आर्टिकल्स 330 एंड 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं वो डील करते हैं रीफिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द scheduled castes and the scheduled tribes in the House of the People and the legislative assemblies. House of the People means Lok Sabha. The main task of the commission is redrawing the boundaries of various assembly and Lok Sabha constituencies based on a recent census. The representation from the each state is not changed during this exercise. The representation from each state is not changed, लेकिन जो boundaries हैं उनको redraw किया जाता है. जो present delimitation हो रखा है parliamentary और assembly constituencies का वो based है 1971 census पे. The uneven growth of population in different constituencies in different parts of the country as well as within the same state as also continuous migration of people from one place to other, especially from rural areas to urban areas, have resulted in the strikingly different sizes of electoral constituencies even within the same state. जो population patterns हैं जैसे कि migration हुआ है उसके बाद कहीं growth rate बढ़ा है कहीं कम हुआ है तो पॉपुलेशन जो है जैसे 1971 में थी उसके हिसाब से आज जो है बहुत ही एक अलग सिनेरियो है. इसीलिए जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 2002 वो इनेक्ट किया गया था सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस दिस अफोरसेड डिस्टॉर्शन कैन बी करेक्टेड इन द साइजेस ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिफिक्स भी किए जाएंगे SCs और STs के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस. और वी नीड टू नोट दिस पॉइंट हियर दैट it will not affect the total number of seats based on 1971 census. जो हमने पहले भी पढ़ा that the representation from each state is not changed during this exercise. और ये जो कमीशन है इट्स अ वेरी पावरफुल एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके ऑर्डर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते. एंड द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर लोक सभा एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. हाउएवर मॉडिफिकेशंस आर नॉट परमिटेड. तो इसका यही मतलब है कि कमीशन ने जो ऑर्डर्स दे दिए हैं वो वैसे ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. And the next news is that the rice and wheat losing their nutrients. Today's rice does not have the same density of essential nutrients as those cultivated 50 years ago. तो जो हम आज चावल खाते हैं या जो आटा खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हैं as related to the varieties that were grown 15 years ago. जो टीम थी जिसने ये रिसर्च करी है उसने राइस की वैरायटीज़ और वीट की वैरायटीज़ को कलेक्ट करा फ्रॉम द जीन बैंक मेंटेन्ड एट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चिंसुरा राइस रिसर्च स्टेशन एंड ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च. तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं दीज आर द नोडल इंस्टीट्यूट्स जो प्रिजर्व करते हैं ओल्ड कल्टिवार्स को और जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं. तो अगर किसी को रिसर्च करनी है पुराने जेनेटिक मटेरियल पे या फिर उनको देखना है कि आज की जो वैरायटीज़ उगाई जा रही हैं या जो पुरानी थी उनमें क्या डिफरेंस है तो वो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के पास जाता है और उन वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है.
और जो रिसर्च हुई है उसमें ये नोट किया गया है, जो जिंक और आयरन कंसंट्रेशन है जो राइस की, जो कि 1960s में रिलीज़ हुए थे, उसमें जो जिंक था उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 27.1 mg/kg एंड 20, और जो आयरन है उसका था 59.8 mg/kg। लेकिन अब की जो वैरायटीज़ हैं उसमें जिंक कम हो गया है 27.1 से 20.6, और जो आयरन है वो 59.8 से 43.1 mg/kg हो चुका है। और वीट में भी यही हुआ है, जैसे जो जिंक और आयरन तब था 33.3 और आयरन 57.6 जो 1960s का था, लेकिन जो अब है उसमें 23.5 mg/kg एंड जो आयरन है 46.4 mg/kg हो गया है। देर गुड बी सेवरल पॉसिबल रीजन्स फॉर सच डिप्लीशन। बहुत से रीजन्स हो सकते हैं कि ये क्यों कम हुआ है। एक रीज़न जो दिया गया है विच इज़ डाइल्यूशन इफेक्ट, दैट इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन इन रिस्पॉन्स टू हायर ग्रेन यील्ड। पहले यील्ड कम थी लेकिन न्यूट्रिशन ज़्यादा थी। अब ग्रेन यील्ड ज़्यादा हो गई है तो वो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई है। This means the rate of yield increase is not compensated by the rate of nutrient take up by the plants. Also, the soils supporting plants could be low in plant available nutrients. जो हमारा जैसे फर्टिलाइजर्स, हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करते हैं या इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ इरिगेशन, तो उससे भी जो है हमारी सॉइल डैमेज हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो देयरफॉर जो हमारी यील्ड होती है वो तो ज़्यादा हुई है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू कंपनसेट दिस, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटेशन पिल्स टू स्कूल चिल्ड्रन, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर ऑप्शंस लाइक बायो फोर्टिफिकेशन वेयर वी बी ब्रीड फूड क्रॉप्स दैट आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. These negative effects need to be circumvented by improving the grain ionome. Ionome means that is the nutritional makeup of the grain, while releasing cultivars in future breeding programs. So we need new varieties which are biofortified, जिनसे हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू है इन ग्रेन्स की वो इम्प्रूव हो सके। इंडिया में वैसे भी माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप चाइल्ड वेस्टिंग को देखते हैं, स्टंटिंग को देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखते हैं तो उनके नंबर्स काफ़ी हाई रहते हैं। इंडिया स्टैंड्स एट 17.3% चाइल्ड वेस्टिंग, एंड एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। इसका मतलब हमारा रैंक बहुत ही लो है। वी नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट so that we overcome this situation. Also, I'll request you to Google Global Hunger Index जो 2020 की रिपोर्ट है, एंड ये एनुअली रिलीज़ होती है जो वर्ल्ड हंगर लाइफ ऑन कंसर्न वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करता है. जस्ट गो थ्रू दिस, check the data for wasting, stunting and child mortality because this is important from the examination point of view. And thank you for your time. I'll see you again tomorrow with another set of news articles and questions. Take care. Have a good day.